हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आ रहे हैं जो कि यूपी पीसीएसजे मेन एग्जामिनेशन से रिलेटेड होगा। दोस्तों ये जो आज मैं वीडियो आपके लिए लेके आ रहा हूँ, जो यूपी पीसीएसजे मेन एग्जामिनेशन के बारे में मैं बता रहा हूँ। दोस्तों ये प्रीवियस ईयर पेपर है और 2016 का ये पेपर है और इसी पेपर को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जो मैंने आज पेपर लिया है दोस्तों, वो जनरल नॉलेज का मैंने पेपर लिया है और इस पेपर को आज हम एनालिसिस करेंगे कि कौन कौन सा 2016 के एग्जामिनेशन में मींस कि जो मेन एग्जामिनेशन हुआ था उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि मैंने 2018 वाला जो मेन एग्जामिनेशन करवाया गया था यूपी पीसीएसजे का, उसको मैंने ऑलरेडी अपने इसी यूट्यूब चैनल पे करा दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं वॉच किया है तो आप उसको वॉच कर लीजिए। उसमें आपको पता चल जाएगा कि जीएस से जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है वो कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और कौन कौन से टॉपिक से रिलेटेड उसमें क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों के लिए आप मेरे प्रीवियस लेक्चर को भी देख सकते हैं। दोस्तों इसमें मैं बिना देर किए आपको यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ कि जो जनरल नॉलेज का पेपर आता है जो हमारे मेन एग्जामिनेशन में कैसा आता है। जी हाँ दोस्तों, बिना देर किए इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो है यूपी पीसीएसजे मेन एग्जामिनेशन 2016 का प्रीवियस ईयर पेपर है और यही पेपर 2016 में आया था और इसी को लोग दे करके लोगों के द्वारा क्वालिफाई करके मेन एग्जामिनेशन जब क्वालिफाई हो गया तो इंटरव्यू दे करके इसी पेपर के बाद वो लोग जज नियुक्त हो गए, जज बन गए। तो देखिए ये जो सामान्य ज्ञान का पेपर है मीन्स कि जनरल नॉलेज का पेपर है, इसमें टाइम कितना दिया जाता है साथियों। इस समय जब 2016 का ये पेपर हो रहा था तो इस समय 2 आवर का यहाँ पर टाइम दिया जा रहा था। मीन्स कि पेपर के लिए जो टाइम अलाउड किया गया था वो 2 घंटे का पेपर यहाँ पे अलाउड किया गया था और मैक्सिमम मार्क्स कितना रखा गया था इसके लिए, तो मैक्सिमम मार्क्स जो था वो 200 नंबर यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स हुआ करता था। कब के टाइम का ये पेपर है तो 2016 का है और 2016 के अकॉर्डिंग जो भी आंकड़ा है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अब देखिए कैसे कैसा प्रश्न आता है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं, क्या क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई भी बाइफर्केशन रहता है, उन सभी चीज़ों के बारे में दोस्तों हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। देखिए यहाँ पे नोट करके दिया है, पहला सभी प्रश्न अनिवार्य है। पहली बात तो आपको ये पता चल गया कि जितने भी प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं सभी के सभी क्या होंगे, कंपलसरी होंगे, मीन्स कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। और दूसरी बात में क्या कर रहा है नोट में, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सामने इंगित किए हुए हैं। मीन्स कि आपको एक यहाँ पे ये बाइफर्केशन देखने को मिल रहा है कि जितने भी प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं सभी के अंकों के बारे में बताया, मीन्स कि उसके मार्क्स के बारे में भी बताया गया कि एक क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स यहाँ पे असाइन किए हुए हैं। अगर मार्क्स दे दिया होता है, वर्ड लिमिट दे दिया होता है, जब आप अपने आंसर को फ्रेम करते हैं तो उसी मार्क्स के अकॉर्डिंग और उसी वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग आप अपने आंसर को फ्रेम करेंगे, जिससे कि आपको इक्वालिटी मेंटेन रहे। इक्वालिटी मेंटेन इसलिए रहेगा, पता चलेगा कि 5 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, आपको पता ही नहीं है कितने नंबर का क्वेश्चन है, आप पता चले उस पर 4 पेज लिख दिए और मिलना कितना है 5 नंबर, जो कि आपको लिखना कितना चाहिए था, सिर्फ 1 पेज लिखना चाहिए था 5 नंबर के लिए और आपने लिख दिया 5 पेज लिख लिया। तो इसलिए यहाँ पे क्या होनी चाहिए, सभी चीज़ों के लिए यहाँ पे वर्ड लिमिट भी डिसाइड करके रखा गया है और उसके साथ साथ नंबर भी वहाँ पे असाइन किया रहेगा, जिससे कि आपको पता चलता रहेगा कि हाँ ये 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको उसके लिए कितना वेटेज देना है, आपको उस पर कितना टाइम देना है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे नंबर भी असाइन किया रहता है। देखिए दोस्तों ये जो पेपर आपका आता है मेन एग्जामिनेशन का, ये बाइलिंगुअल होता है, मीन्स कि हिंदी में भी होता है और इंग्लिश में भी होता है। उसी तरह से मैंने भी आपके लिए पेपर लेके आया हूँ जो कि बाइलिंगुअल है, हिंदी लैंग्वेज में भी है और साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज में भी ये पेपर है। देखिए यहाँ पे भी नोट में देखिए लिखा है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, मार्क कैरिड बाई ईच क्वेश्चन आर इंडिकेटेड अगेंस्ट इट, मीन्स कि उसके सामने ही क्या किया जाएगा, जो भी मार्क्स है उसको असाइन करके दिखाया जाएगा। अब देखिए क्या क्या इसमें आ रहा है, कैसे कैसे आ रहा था। जो दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन आ रहा था इसमें, ये क नंबर का जो पहला क्वेश्चन, देखिए ये पहला क्वेश्चन है। पहले नंबर क्वेश्चन में क ख मीन्स कि इस तरह से क्या कर रहा है, बाइफर्केशन कर रहा है, क ख स द, मीन्स कि ए बी सी डी यहाँ पे होना चाहिए, उसीलिए ए बी सी डी की जगह पे क ख स द हिंदी में दिया। देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, जो जीएस का पेपर था, भारत की संविधान की प्रमुख 5 समितियों के नाम और उसके अध्यक्षों के नाम लिखिए। शब्द सीमा यहाँ पे कितना बता दिया गया है, 150 शब्दों में लिखना है आपको और इसके लिए नंबर कितना असाइन किया गया है दोस्तों, इसके लिए 10 नंबर, मीन्स कि 1 2 3 4, अगर ये 4 है, अगर चारों को आप लिख देते हैं, मीन्स कि क ख स द, अगर इन चारों को लिख देते हैं तो आपको यहाँ पे 10-10 नंबर का एक है, 40 नंबर यहाँ पे आप गेन कर लेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे बाइफर्केशन किया गया और देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड। भारत की संविधान की प्रमुख 5 समितियों के नाम और उनके अध्यक्षों के नाम लिखिए। तो इस प्रकार से आपको प्रिपरेशन करना है, मीन्स कि ये पॉलिटी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ रहा है और इसलिए पॉलिटी से आ रहा है क्योंकि ये जीएस का पेपर है, ये कोई लॉ का आपका पेपर नहीं है। लॉ का पेपर आता
तो आपका फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपका डीपीएसपी से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके पार्ट 5 से क्वेश्चन पूछा जाता है, पार्ट 6 से क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन ये जो क्वेश्चन आ रहा है ये आपके पॉलिटी के पार्ट से आ रहा है और पॉलिटी में इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकंड देखिए, स्वतंत्रता के अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? मूल संविधान में कितने और कौन कौन से स्वतंत्रताओं का उल्लेख है? प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? मीन्स कि डायरेक्ट ये हिट कर रहा है, पॉलिटी से लेकर के डायरेक्ट ये हिट कर रहा है आपके आर्टिकल 19 के बारे में। तो इस तरह से देखिए बाइफर्केशन करके यहाँ पे क्वेश्चन दिया जा रहा है। तो आपको एनालिसिस करना है कि अगर हमारा पॉलिटी से अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है जीएस के पेपर में तो हम उसको कहाँ कहाँ से कोरिलेट करें, कैसे कैसे कोरिलेट करें कि हमारा जो पेपर होगा वो और भी बेहतर हो सकता है। दोस्तों इसमें सिर्फ मैं हिंदी में नहीं बताऊंगा, मैं इंग्लिश लैंग्वेज में भी मैं आपको अभी पढ़ करके बताऊंगा। अभी हिंदी का आ रहा है इसीलिए हिंदी में मैं बता रहा हूँ, मैं बाइलिंगुअल में आपको बताने वाला हूँ। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, लोकायुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया तथा उसके अधिकार क्षेत्र का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। जो लोकायुक्त होते हैं उनके बारे में यहाँ पे बात कर रहा है कि लोकायुक्त की नियुक्ति किस प्रकार से होती है, उनके नियुक्त करने में कौन कौन सी प्रक्रिया को अपनाया जाता है, उसी के बारे में। ये भी 10 नंबर का ही है, ये भी 10 नंबर का ही है। शब्द सीमा यहाँ पे कितना दिया है? यहाँ पे शब्द सीमा जो दिया है वो 40 वर्ड लिमिट दिया है। यहाँ पे जो शब्द सीमा दिया है वो 150 वर्ड लिमिट दिया है। यहाँ पे जो वर्ड लिमिट दिया है वो 40 वर्ड लिमिट दिया है। मीन्स कि सबके आगे साथियों वर्ड लिमिट यहाँ पे असाइन करके देगा, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है कि पॉलिटी से क्वेश्चन आ गया, हमको ये पता नहीं है। बस थोड़ा सा आप पता करके रखिए, आपका मेन एग्जामिनेशन आसानी से क्लियर होगा। दोस्तों 2016 का पेपर आपने देख लिया, 2018 का पेपर देख लिया, अभी 2012 का भी जो पेपर हुआ था उसको भी मैं अभी इसके बाद भी मैं सॉल्व कराने वाला हूँ। तो आप अगर 4-5 साल के प्रीवियस ईयर मेन एग्जामिनेशन के अगर पेपर देख लेते हैं तो आपको एक मोटा मोटा आइडिया मिल जाता है कि हाँ हमें किस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा फोर्स करना पड़ेगा। जो हम इस समय मेन एग्जामिनेशन के पढ़ रहे हैं, हम लोग प्री एग्जामिनेशन के लिए नहीं पढ़ रहे हैं कि सभी चीज़ों को सेक्शन वाइज हम लोग पढ़ लेंगे। नहीं दोस्तों, ये गलती हमको नहीं करना है। हमें उसी टॉपिक को टच करना है जहाँ से लगता है कि हाँ हमारे मेन एग्जामिनेशन में यहाँ से आंसर फंस रहा है। देखिए फिर यहाँ पे दिया है जनहित याचिका क्या है, इसके महत्व को उल्लेख कीजिए। मीन्स कि जो PIL होता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है, इसके बारे में बताइए। जनहित याचिका सबसे पहले होता क्या, तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। अब देखिए इसी पार्ट को यहाँ पे इंग्लिश में इन्होंने दिया है। क्या इंग्लिश में दिया है? राइट डाउन द नेम ऑफ द 5 मेन कमिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड देयर चेयरमैन के बारे में बताया गया। यहाँ पे वर्ड लिमिट की जो बात की जा रही है दोस्तों, यहाँ पे 40 वर्ड लिमिट की बात की जा रही है। फिर बी में कह रहा इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन राइट ऑफ फ्रीडम आर डिस्क्राइब्ड, किसमें डिस्क्राइब किया गया? हाउ मेनी एंड विच टाइप्स ऑफ फ्रीडम आर देयर इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, कितने फ्रीडम्स के बारे में ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया था। एंड विच आर्टिकल फ्रीडम ऑफ प्रेस इज इंक्लूड, और किस आर्टिकल में मीन्स कि फ्रीडम ऑफ क्या कहते हैं, फ्रीडम ऑफ प्रेस को यहाँ पे डाला गया है। तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता है विचार व्यक्तियों की स्वतंत्रता कहाँ दिया है। जब आर्टिकल 19 आप खोल कर देखते हैं तो वहीं पर विचार एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। मीन्स कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस के बारे में वहीं पर बताया गया है। तो आप इसको कोरिलेट करके लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे सी वाला जो क्वेश्चन इन्होंने दिया है, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द अपॉइंटमेंट प्रोसीजर एंड जुरिस्डिक्शंस ऑफ लोकायुक्त, इनके बारे में बताना है किस प्रकार से इनका अपॉइंटमेंट होता है, क्या इनका जुरिस्डिक्शन होता है, किसका? साथियों लोकायुक्त के बारे में बताया जा रहा है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डिस्क्राइब्स एंड इट्स सिग्निफिकेंस, जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है, जो PIL होता है, PIL क्या होता है? सबसे पहले हमको ये बताना होता है कि PIL क्या होता है, PIL किसके लिए दाखिल किया जाता है, और अगर PIL का कोई जनक है तो किसको जनक माना जाता है भारत में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का। तो दोस्तों इस प्रकार से जब आप अपने आंसर को लिखेंगे तो एक बेहतर आंसर आपका माना जाएगा। और माना क्या जाएगा, आप खुद भी लिखिए, 2-4 बार आप लिखिए। मैं खुद ही UPPCSJ मेन एग्जामिनेशन के लिए आंसर फ्रेमिंग करना मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। अगर आपने मेरा कोई सेशन नहीं देखा है तो आप उस सेशन पर हमारे यूट्यूब चैनल पर आइए और हमारे सेशन को वॉच करिए। मैं आपको एकदम एज यूजुअल वैसे ही आंसर लिख करके फ्रेम करके दे रहा हूँ जैसा एक लॉ का स्टूडेंट लिखता है। मैं किसी प्रोफेसर की तरह आंसर नहीं लिख सकता हूँ, ना मैं लिखूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि जब आप एग्जामिनेशन में बैठते हैं तो आपके पास भी बर्डन होता है, आपके पास एक एप्रोप्रिएट टाइम होता है। अगर आप चाहेंगे अपने आंसर को सजा कर लिखने, जमा कर लिखने, तो आप वहाँ पर अपने आंसर को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। आपको वैसा ही आंसर लिखना है जैसे एज ए स्टूडेंट अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में लिखता है। और सेमेस्टर एग्जामिनेशन के बाद अगर वो प्री क्वालिफाई कर लेता है, अपने
मेन एग्जामिनेशन में लिखता है। तो वैसे ही एज यूजुअल मैं वैसे ही आंसर लिख रहा हूँ, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर वॉच करिएगा, और अबे आपको अच्छा लगे साथियों तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारे द्वारा लिखा हुआ आंसर आपको कैसा लग रहा है, क्या आपके वो मेन एग्जामिनेशन के लिए सिग्निफिकेंट है कि नहीं। ये सारी चीज़ों के बारे में आप हमको बताइएगा। सेकंड क्वेश्चन की साथियों यहाँ पे बात करते हैं। निम्नलिखित का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। शब्द सीमा 75 दिया है, मीन्स कि 75 शब्द सीमा में यहाँ पे हमको लिखना है। और दोस्तों ये जो बात किया जा रहा है ये जीएस के पेपर का सेकंड क्वेश्चन है। देखिए इसको भी बाइफरकेट किया है इन्होंने चार में, मीन्स कि 1 2 3 4 टॉपिक में दिया है। वर्ड लिमिट क्या दिया है? 75 वर्ड लिमिट में। ये जो चारों दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लाओस व वियतनाम यात्रा दिसंबर 2016 में जो हुआ था, जो उस टाइम के करंट अफेयर्स की बात कर रहा है, मीन्स कि 2016 के करंट अफेयर्स की बात कर रहा है। अगर उस समय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो लाओस में और वियतनाम में जो यात्रा किया गया था, उस यात्रा वृत्तांत के बारे में 75 वर्ड लिमिट हमको दे दिया। उसी वर्ड लिमिट में हमको क्या करना है, बताना है। ठीक, जो सेकंड दिया है 27वां नाटो शिखर सम्मेलन जो हुआ था उसके बारे में हमें 75 वर्ड लिमिट में बताया गया। कावेरी जल विवाद जो चल रहा था उसके बारे में हमें 75 वर्ड लिमिट में बताना है। रियो पैरा ओलंपिक खेल 2016 में भारत में, इसके बारे में हमें उल्लेख करना है 75 वर्ड में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो आपका करंट अफेयर्स से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और साथियों मैं आप लोगों के लिए बहुत ही जल्द यूपी पीसीएस जे मेन एग्जामिनेशन के लिए करंट अफेयर्स का भी सेशन मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ से आपके मेन एग्जामिनेशन में मैं एक्सपेक्टेशन के साथ करूँगा और मैं पॉजिटिवली हो करके वो कराऊँगा, और आप लोग वो देखेंगे उसमें मैं मेन एग्जामिनेशन में किस तरह से आंसर लिखा जाता है, उन सारी चीज़ों को मैं लिख करके लाऊँगा और आपके सामने शो करूँगा, जिससे कि आप अगर मेन एग्जामिनेशन में बैठ रहे हैं तो करंट अफेयर्स से आपका कहीं से भी क्वेश्चन ना फंसे। अब दोस्तों इसको देखिए, इसी को भी इंग्लिश में दिया है। विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लाओस एंड वियतनाम सितंबर 2016 की बात कर रहा है। सेकंड बात कर रहा है 27वां नाटो समिट जो हुआ था। थर्ड बात कर रहा है कावेरी रिवर्स वाटर डिस्प्यूट्स के बारे में बात कर रहा है। और फोर्थ बात कर रहा है इंडिया इन रियो पैरालंपिक गेम 2016 के बारे में। मीन्स कि ये करंट अफेयर से जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे थे उन सभी क्वेश्चन को आप लोगों ने यहाँ पे वॉच किया। बात करते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर थर्ड में। देखिए क्या क्या क्वेश्चन पहले पूछा था। पहले तो आपको ये एनालिसिस करना होता है, अनिवार्य होता है कि क्वेश्चन पूछ कहाँ से रहा है, क्या हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या गलत चीज़ तो नहीं पढ़ रहे हैं, जो एग्जामिनेशन में आ रहा है वो चीज़ तो हम पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। ऐसा अक्सर लोगों के साथ होता है, आता कुछ है एग्जामिनेशन में और वो पढ़े जा रहे हैं, भाई साहब कुछ और पढ़े जा रहे हैं और कहते हैं कि मेरा मेन एग्जामिनेशन अच्छा नहीं हुआ, मेरे से क्वेश्चन नहीं बन पा रहा था। तो बनेगा कैसे साहब क्वेश्चन, जब जो एग्जामिनेशन की डिज़ायर है, जो एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जा रहा है, हमें वो चीज़ पढ़ने की आवश्यकता है। हमें वो चीज़ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है जो कि एग्जामिनेशन में नहीं आ रहा है। हमें अभी ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, हमें बस ये ज्ञान चाहिए जो कि हमारे एग्जामिनेशन में आ जाए और उसी पे डिपेंड होकर के हमको वही चीज़ पढ़ना है, स्मार्टली पढ़ना है। अब वो दादाजी टाइप वाला हो करके अरे मुझे मेंस एग्जामिनेशन लिखना है मैं तो ऐसे ही पढ़ूंगा, मैं लाइन वाइज पढ़ूंगा, नहीं। अब ट्रेंड बदल चुका है, अब लड़के स्मार्ट हो गए हैं, अब वो स्मार्ट स्टडी कर रहे हैं, स्मार्टनेस तरीके से वो स्टडी करना चाहते हैं। वो देख रहे हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर में क्या आ रहा है, यूपी के पेपर में क्या आ रहा है, एमपी के पेपर में क्या आ रहा है, छत्तीसगढ़ के पेपर में क्या आ रहा है, उत्तराखंड के पेपर में मेन एग्जामिनेशन में क्या आ रहा है। इनके पेपर को वो क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, और एनालिसिस करने के बाद उसमें से जो टॉपिक जो पेपर में आ गया उनको तो वो कर ही लेना है। बाद में जो टाइम उनके पास बच रहा है वो अलग अलग छाँट कर वो अपना पढ़ाई कर रहे हैं। इसको कहते हैं साथियों स्मार्ट स्टडी। जब आप स्मार्ट स्टडी करेंगे तभी आप मेन एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाएंगे, अन्यथा इसके लिए मेन एग्जामिनेशन के लिए बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। पुर्तगाल का तात्पर्य क्या था। मीन्स की जो पुनर्नागरण मीन्स की पुर्तगाल नहीं, पुनर्नागरण का तात्पर्य क्या था। इतिहास के किस कालखंड में पुनर्नागरण का काल कहा जाता था। अब किसको पुनर्जागरण का काल कहा जाता था। मीन्स कि रिनेसां पीरियड किसको कहा जाता था। यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी यहाँ पे ब्लर हो गया था, नहीं तो हो रहा था। मीन्स कि ये रिनेसां पीरियड के बारे में बात कर रहा था, मीन्स कि पुनर्जागरण काल के बारे में बात कर रहा था। मीन्स कि जो इतिहास है उस इतिहास में पुनर्जागरण काल किसको कहा गया, कौन सा ऐसा काल था, कौन सा ऐसा टाइम था जिसको हम लोग पुनर्जागरण काल कहते हैं। इसी के बारे में वर्ड लिमिट दिया है, 75 वर्ड लिमिट में यहाँ पे हमको लिखना है। दोस्तों ये हिस्ट्री से हमारा क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है, बंग भंग आंदोलन में रविन्द्रनाथ टैगोर की भूमिका की संक्षिप्त चर्चा कीजिए। इसके बारे में आ गया। जो बंग भंग आंदोलन चला था RN टैगोर साहब के साथ सामने, वो उसके बारे में संक्षिप्त में आपको क्या करना है, विचारों को लिखना है। चौरी चौरा कांड के उपरांत गांधी जी की भूमिका की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। ये सभी आपको 75 वर्ड लिमिट में ही मिलेंगे। और
कामराज योजना क्या थी, इसके तहत किन 6 केंद्र मंत्रियों को त्यागपत्र स्वीकार हुए थे। इन सभी चीज़ों के बारे में आपको 5 मीन्स की 75 वर्ड में लिखना है। दोस्तों ये टोटल जो क्वेश्चन है आपका, ये टोटल 20 नंबर का क्वेश्चन होता है। 5 नंबर इस पे आपको अ पे मिलेगा, 5 नंबर ब पे, 5 नंबर 100 पे, 5 नंबर द पे। मीन्स की 20 नंबर को आपके बाइफरकेट कर दिया गया एग्जामिनेशन के द्वारा। मीन्स की जो पेपर बना रहा है वो 5-5 नंबर में असाइन कर दिया है। मान लीजिए कि आपका ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा है, 75 वर्ड में आपने इसमें लिख दिया, 5 नंबर यहाँ से आपने गेन कर लिया। मान लीजिए ये टॉपिक जो आपका ब वाला है, इसमें आपको थोड़ा सा कम नॉलेज है, इसके बारे में आपको कम पता है, तो इसमें अगर आपने कुछ भी लिखा तो इसमें 3 नंबर या 2 नंबर तो आपको मिल जाएगा। ऐसा तो नहीं है ना कि आपका यहाँ से नंबर बिल्कुल ही आपको नंबर नहीं मिलेगा। आपको जो लर्न होगा उस टाइम, एट द टाइम जो भी लर्न होगा इससे रिलेटेड, उसके बारे में कुछ तो लिखेंगे। अगर एग्जामिनर के मूड पे आता है वो 3 नंबर आपको देता है, 2 नंबर देता है, कुछ भी तो नंबर देगा। ऐसा तो नहीं करेगा कि आपको काट के यहाँ पे 0 दे देगा, ऐसा नहीं करेगा। तो 5 नंबर यहाँ से पा गए। अब मैं मिनिमम मान रहा हूँ 2 नंबर आपने यहाँ से गेन कर लिया, 7 नंबर हो गया 20 नंबर के क्वेश्चन में। देखिए आपको आंसर नंबर गेन कैसे करना है। फिर सी नंबर की बात करते हैं, चौरी चौरा हत्याकांड। चौरी चौरा हत्याकांड के बारे में आपको कुछ पता है, आपने इसको लिख लिया। अगर आपको इसमें से 3 नंबर भी एग्जामिनर के द्वारा दे दिया गया, मैं मिनिमम मार्क्स की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम बात की नहीं कर रहा हूँ। 5 नंबर का तो मैक्सिमम क्वेश्चन ही है, मिनिमम आपको 3 नंबर यहाँ से उन्होंने दे दिया। तो 5 और 2 7 और 7 और 3 10 नंबर यहाँ से आपने हो गया। और ये कामराज योजना, अगर इसमें भी आपको 3 से 4 नंबर मिल जा रहा है तो दोस्तों आप देख लीजिए यहाँ पे 10 4 14 नंबर। मीन्स कि मार्जिनल जो मार्जिन है आपका, आपको एक आंसर से 13 से 14 नंबर आपको गेन करना है। जब आप एक आंसर में मेन एग्जामिनेशन में 13 से 14 नंबर गेन करेंगे तो आप पॉजिटिवली अच्छा कर जाएंगे। और यही स्ट्रेटजी भी होनी चाहिए कि आपको इसी प्रकार से नंबर गेन करते रहना चाहिए। और इसी स्ट्रेटजी पे आप काम करिए, आप खुद अपना आंसर लिखिए, खुद उसको चेक करने का कोशिश करिए कि हाँ मैं जो आंसर लिख रहा हूँ क्या ये आंसर मैं बेहतर तरीके से लिख पा रहा हूँ कि नहीं। क्या जब लिखने के बाद 2 दिन के बाद आप खुद पढ़िए उसको और पढ़ कर देखिए, समझिए कि क्या जो मैं लिख रहा हूँ ये क्या मुझे 2 दिन बाद पढ़ने में क्या अटपटा कहीं महसूस हो रहा है। तो जब आपको अटपटा महसूस होगा तो आप खुद ही उस पर क्या करेंगे, डिस्कवरी करेंगे, उस पर और खोज करेंगे कि नहीं ये जो वर्ड मैंने लिखा है ये वर्ड यहाँ से डिड्यूस करना चाहिए, यहाँ पर ये वर्ड इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस प्रकार से दोस्तों आप कर सकते हैं। देखिए ए वाला जो हिंदी का इंग्लिश का क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिनेंसा, व्हाट डू यू विच ड्यूरेशन ऑफ द हिस्ट्री इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ रिनेंसा। वर्ड लिमिट 75 में लिखना है, अभी आप लोगों ने देख लिया। बी डिस्कस इन ब्रीफ द रोल ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर इन बाल भंग मूवमेंट के बारे में, बंग भंग मूवमेंट के बारे में। थर्ड देखिए डिस्कस इन ब्रीफ द रोल ऑफ गांधी जी आफ्टर चौरी चौरा इंसिडेंट। और लास्ट जो है व्हाट वाज कामराज प्लान, जो के कामराज प्लान था उसके कामराज प्लान के बारे में यहाँ पे डिस्कस करना है। तो आपने तीनों क्वेश्चन को यहाँ पे साथियों वॉच कर लिया। अब हमारे पास जो आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आता है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। और टिप्पणी लिखने के लिए आ रहा है, ये कितने वर्ड लिमिट में है, 75 वर्ड लिमिट में ही आपको टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों कैसे कैसे टिप्पणी लिखना है, कौन कौन सी जगह से क्वेश्चन आ रहा है, क्या करंट से ये टिप्पणी लिखने के लिए आ रहा है, कि हिस्ट्री से टिप्पणी लिखने के लिए आ रहा है, कि हमारा किस टॉपिक से टिप्पणी लिखने के लिए आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जी सेट के बारे में आ रहा है। जी सेट के बारे में हमें 75 वर्ड में लिखना है। तो वही फार्मूला आपको अपनाना है जिसमें आपको 5 नंबर में, जिसको ज़्यादा आप जान रहे हैं, जिसमें ज़्यादा आपके पास नॉलेज है, उसको आप अच्छे से थोड़ा सा लिखिए। 5 नंबर में से उसमें से 4 नंबर कम से कम तो आप गेन ही कर लीजिए। अगर सब में से आप अगर 5-4 चीज़ पूछा है, अगर सब में से 4-4 नंबर आप गेन कर ले रहे हैं तो मान के चलिए 16 नंबर तो हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे 16 नंबर आपको नहीं करूँ, मैं कर रहा हूँ यहाँ पे आपका और भी नंबर कटेगा। आपको 14 या 13 नंबर तो मिल सकता है। 20 नंबर के क्वेश्चन में 14 नंबर या 13 नंबर मिल रहा है, फिर भी आप एक अच्छे पोजीशन पे हैं साथियों। इसी प्रकार से नंबर आपको गेन करना है। और उसके बाद से त्रिनेत्र के बारे में लिखना है, सचेत पोर्टल के बारे में लिखना है, और हिमालयन कार्यक्रम के बारे में लिखना है। मीन्स कि 75 वर्ड लिमिट दे दिया, उसी 75 वर्ड लिमिट में ये सारी बातों को आपको लिखना है। इसी को इंग्लिश में देख लीजिए, जी सेट के बारे में, फिर त्रिनेत्र के बारे में, फिर सचेत पोर्टल के बारे में, फिर हिमालय कार्यक्रम के बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। दोस्तों आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि इसमें टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं। कहने को तो 10 क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन सभी क्वेश्चन के 4-4 पार्ट होते हैं। हालत गंभीर हो जाता है जब आप एग्जामिनेशन में बैठते हैं। एक एक क्वेश्चन में 4-4 पार्ट होते हैं। 4 पार्ट इसका कर लिए, एक क्वेश्चन हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन आपने उठाया, उसमें से 4 पार्ट आप कर लीजिए, उसका हो गया। और इसमें सब सारे क्वेश्चन को करना अनिवार्य होता है। आपने ऊपर ही देख लिया है कि कैसे यहाँ पे गाइडलाइन प्रोवाइड किया गया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5वें नंबर की बात करते हैं। निम्नलिखित पुरस्कारों से सम्मिलित व्यक्तियों के नाम लिखिए। अब कौन कौन से पुरस्कार से किसको किसको सम्मानित किया गया था, उन सभी लोगों के बारे में यहाँ पे हमको लिखना है।
अब फर्स्ट देखिए, शांति का नोबेल पुरस्कार 2016 का, ये उस टाइम का करंट अफेयर है कि ये किसको दिया गया था जो शांति का नोबेल पुरस्कार था, तो इससे रिलेटेड आपको यहाँ पे लिखना है क्वेश्चन का आंसर। सेकंड बात है, एकलव्य पुरस्कार 2016 में किसको दिया गया था, उसके बारे में ये करंट अफेयर है। इसी तरह से मैं भी आपके लिए करंट अफेयर साथियों लेकर के आऊँगा और बहुत ही जल्द लेकर के आने वाला हूँ। जो सेकंड थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, अर्जुन पुरस्कार क्रिकेट 2016 ये किसको दिया गया था। फिर जो चौथा पूछ रहा है, सतत विकास नेतृत्व पुरस्कार 2016 ये किसको दिया गया था। फिर जो फिफ्थ नंबर का पूछ रहा है, दीनबंधु साहू इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स अवार्ड 2016 ये किसको प्रोवाइड किया गया था। फिर जो यहाँ पे बॉ की नंबर की बात कर रहा है, ये किसको दिया रहा था, कौन विभूति व्यक्ति निम्नलिखित में से संबोधन से भी जाने जाते हैं। तो मीन्स कि ये यहाँ तक जो आपका हो गया 5 नंबर तक, यहाँ तक आपका एक क्वेश्चन हो गया। इसके बाद से ये दोस्तों दूसरा क्वेश्चन बन रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपको करंट अफेयर से रिलेटेड कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। मैं बस आपको ये दिखाने के लिए प्रीवियस ईयर पेपर लेकर के आया हूँ कि आपको पता चल जाए कि क्या हम जो पढ़ रहे हैं, जो जीएस हम पढ़ रहे हैं, क्या वो सही स्ट्रेटेजी में पढ़ रहे हैं कि नहीं, मेन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं कि नहीं। पता चल रहा है कि हम हिस्ट्री उठा लिए और हिस्ट्री शुरुआत से ही हमने स्टार्ट कर दिया, मीन्स कि प्रागैतिहासिक काल से मैंने स्टार्ट कर दिया, मीन्स की प्री हिस्टोरिकल एज से, और मैं पढ़े जा रहा हूँ, पता चला कि हमारा पूरा पेपर छूट जाएगा। हमें स्मार्टली वर्क करना, मैंने आपको कई बार बताया कि आपको स्मार्टली वर्क करना है। फिर यहाँ से नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वाले में क्या कर रहा है साथियों, नेक्स्ट वाले में यहाँ पर देखिए, मिसाइल मैन के नाम से किसको जाना जाता है, लोकनायक के नाम से किसको जाना जाता है, सीमांत गांधी के नाम से किसको जाना जाता है, लौह पुरुष किसको कहा जाता है, और पंजाब केसरी है ये किसको कहा जाता है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है, और ये सिर्फ आपको एक एक लाइन में लिखना है कि मिसाइल मैन किसको कहा जाता है। तो मिसाइल मैन के नाम से आप सभी लोगों को पता है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को ही मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से आपको सभी के लिए लिखना है, मिसाइल मैन के लिए, लोकनायक के लिए, सीमांत गांधी के लिए, लौह पुरुष के लिए और पंजाब केसरी के लिए, और ऐसे ही गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्द संक्षेप में पूर्ण रूपेण लिखिए। अब जो ये शॉर्टकट दिया, अभी शॉर्टकट को दोस्तों आपको क्या करना है, आपको इसका फुल फॉर्म में लिखना है। फुल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पे दिया है MOM के बारे में आपको फुल फॉर्म लिखना है, MOM। फिर AICTE इसके बारे में आपको फुल फॉर्म लिखना है, RADAR इसके बारे में आपको फुल फॉर्म लिखना है, UNESCO इसके बारे में आपको फुल फॉर्म लिखना है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसके बारे में आपको फुल फॉर्म लिखना है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पुस्तकों के लेखक कौन है। अब पुस्तकों के लेखक के बारे में पूछ लेता है कि पुस्तकों का लेखक कौन है। तो दोस्तों इसमें पुस्तकों के लेखक अशोक इन एंशिएंट इंडिया के लेखक कौन है, सिटीजन एंड सोसाइटी के लेखक कौन है, ऑल दैट मैन इज के लेखक कौन है, वन इंडिया गर्ल के लेखक कौन है, मोदीज मिदास टच इन फॉरेन पॉलिसी के लेखक कौन है। तो इस तरह से आपके पास क्वेश्चन आते हैं और आपको इसी तरह से आंसर लिखने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने आपको MOM का यहाँ पे पूछ रहा है कि फुल फॉर्म बताइए, AICTE का फुल फॉर्म क्या है, RADAR का फुल फॉर्म क्या है, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, WHO का फुल फॉर्म क्या है, मिसाइल मैन किसको कहा जाता है, लोकनायक किसको कहा जाता है, लौह पुरुष किसको कहा जाता है, फिर फ्रंटियर गांधी किसको कहा जाता है, फिर पंजाब केसरी किसको कहा जाता है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किसको किसको क्या कहा जाता है। बात रही बुक की, तो अशोक इन एंशिएंट इंडिया किसके द्वारा लिखा गया था, सिटीजन एंड सोसाइटी के बारे में किसने लिखा था, ऑल दैट मैन इन के बारे में किसने लिया था, वन इंडिया गर्ल के बारे में किसने लिखा था, मोदी मिडास टच इन फॉरेन पॉलिसी के बारे में किसने लिखा था। तो सब इनके नाम को बस आपको मेंशन करना है, इनके नाम को आपको मेंशन करना है, और इसी प्रकार से आपको ये क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर हमारा 5th आ रहा है, वायुमंडल के निम्नलिखित मंडलों की ऊंचाई के बढ़ते क्रम को लिखिए, क्रम में लिखिए। अब कौन कौन से वायुमंडल के क्रम हैं उनको बारे में लिखिए। जैसे यहाँ पे क्षोभ मंडल हो गया, संताप मंडल हो गया, ओजोन मंडल हो गया, आयान मंडल हो गया और ब्रह्म मंडल हो गया। तो इन्हीं सभी के बारे में आपको कैसे लिखना है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ रहा है कि सबसे पहले कौन आएगा, फिर कौन आएगा, फिर कौन आएगा, फिर कौन आएगा, इसी तरह से आपको लिखना है। ख वाले पॉइंट में दे रहा है, भारत की जनगणना 2011 के आधार पर, जो जनगणना से सेंसस से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, भारत की जनगणना 2011 के आधार पर सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 राज्यों के बारे में बताइए। गोवा है, केरल है, त्रिपुरा है तथा मिजोरम के घटते क्रम में लिखिए। घटते हुए क्रम में इसको लिखना है कि सबसे पहले घटते हुए क्रम में कौन आएगा, गोवा आएगा कि केरल आएगा कि त्रिपुरा आएगा कि मिजोरम आएगा। इस प्रकार से भी क्वेश्चन देख लीजिए,
मीन्स कि घटते क्रम में और बढ़ते क्रम में भी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। गो वाले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत किन 4 महानगरों को एक राजमार्ग से जोड़ने की योजना है, इस राजमार्ग की कुल लंबाई लगभग कितनी होगी, इसके बारे में भी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। 2 वाले में यूपी में अवस्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम लिखिए, उनकी स्थापना के क्रम के बारे में भी लिखिए कि कौन कौन से यूपी में अवस्थित केंद्रीय विद्यालय हैं। जैसे कि मैं केंद्रीय विद्यालय के बारे में बता दूं तो जैसे अपना इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो गया, केंद्रीय विश्वविद्यालय हो गया है, फिर अपना BHU हो गया है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गया, फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया, फिर लखनऊ में है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। तो इसी प्रकार के यूनिवर्सिटीज़ के बारे में आपको लिखना है कि कौन कौन सा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और उसके नाम को यहाँ पे लिखना है और उनके स्थापना क्रम अगर आपको याद है तो आप जरूर लिखिएगा। देखिए इंग्लिश में क्वेश्चन देखिए, राइट डाउन द फॉलोइंग्स लेबल्स शेपर्स ऑफ एटमॉस्फेयर इन द असेंडिंग ऑर्डर एंड हाइट्स, स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ओजोनस्फीयर, आइनोस्फीयर और एक्सपोस्फीयर, इन सभी के बारे में आपको लिखना है। बी वाले क्वेश्चन में बात कर रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ इंडिया सेंसस 2011 अरेंज द फोर मोस्ट लिटरेट स्टेट गोवा, केरला, त्रिपुरा, मिजोरम इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको ये लिखना है। सी वाले में बात कर रहा है, अंडर द स्कीम ऑफ स्वर्णिम चतुर्भुज योजना विच 4 कंपोजिशन सिटीज components cities are being planned to the connected by the national highway, how much shall be the total length of the highway। 5 नंबर में आपको लिखना है, 5 नंबर में ये आपको लिखना है। तो सभी चीज़ों के बारे में आपको 5-5 नंबर में ही लिखना है, बहुत ज़्यादा आपके लिए इसको फोर्स नहीं देना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित योजनाओं के प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डालिए, शब्द सीमा 75 है, 75 वर्ड लिमिट में ही आपको लिखना है। केंद्र सरकार की आय का जो का घोषणा योजना है उसके बारे में आपको लिखना है। यूपी सरकार की समाजवादी पेंशन योजना के बारे में लिखना है। राजस्थान सरकार की लाडो रानी योजना के बारे में लिखा है। हरियाणा सरकार की पशुधन बीमा योजना के बारे में लिखना है। वर्ड लिमिट क्या दिया है साथियों, 75 दिया है। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं लगभग करेंट अफेयर्स से यहाँ पे GS के क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। अब देखिए इसको इंग्लिश में बताया जा रहा है, थ्रू लाइट ऑन द मेन पॉइंट्स ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स, कौन कौन से, इनकम डिक्लेरेशन स्कीम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, समाजवादी पेंशन स्कीम ऑफ यूपी गवर्नमेंट, लाडो रानी योजना ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट और ये पशुधन बीमा योजना के बारे में बताना है जो कि हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा ये चला गया। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि आपके एग्जामिनेशन में ऐसे ही क्वेश्चन आना चाहिए और आता ऐसे ही क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे देखिए वस्तु एवं सेवा कर GST के बारे में पूछ रहा है। संविधान संशोधन विधेयक क्या है। अब सबसे तो पहले आपको बताना है कि संविधान संशोधन विधेयक क्या होता है और किस ये संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा GST को पारित किया गया। केंद्र के कौन कौन से कर इसमें समाहित है और केंद्र का कौन कौन सा कर जो है, जैसे पहले वैट हुआ करता था जिसको हम लोग वैल्यू एडेड टैक्स के नाम से जाना जाता था, वो कौन कौन से कर इसमें समाहित किए गए, किसके अंतर्गत, GST के अंतर्गत। इसके क्रियान्वयन में सूचना प्रौद्योगिकी से क्या अपेक्षा है। शब्द सीमा 200 वर्ड में ये क्वेश्चन आपको पूछ लिया कि 200 वर्ड में आपको इस क्वेश्चन को लिखना है। ब वाले में कह रहा है निम्नलिखित के विषय में संक्षिप्त विवरण दीजिए और शब्द सीमा जो दिया है वो 40 दिया है। पहला दिया है प्रौद्योगिकी संस्था संशोधन अधिनियम 2016 के बारे में और प्रसूति अवकाश संशोधन 2016 के बारे में। मीन्स कि जो दोनों अधिनियम आया था 2016 में, इन्हीं दोनों अधिनियम से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया गया। अब इसी क्वेश्चन को साथियों इंग्लिश में कैसे पूछ रहा है, What is good and services tax GST कंसल्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के बारे में पूछ रहा है। विच सेंट्रल टैक्सेस आर बीइंग इंक्लूडेड इन इट, व्हाट आर द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन। वर्ड लिमिट जो है वो 200 वर्ड लिमिट्स यहाँ पे दिया है। जो बी वाला दिया है गिविंग ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट द फॉलोइंग, वर्ड लिमिट्स जो दिया है वो 40 दिया है। द टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशंस अमेंडमेंट एक्ट 2016 का दिया है। द मैटरनिटी लीव एक्ट 2007 का जो बिल दिया है, इन दोनों अमेंडमेंट, एक अमेंडमेंट एक्ट है और एक बिल है, इसी के बारे में आपको डिटेल में एनालिसिस करना है जो लॉ के GS के पेपर में आपके मेन एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है। फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक मिनट, हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, को निम्नलिखित स्थान हाल ही में क्यों चर्चा में रहा। शब्द सीमा 30 वर्ड में सभी बातों को लिखना है। भाभरा मध्य प्रदेश क्यों चर्चा में रहा, चरखी दादरी हरियाणा क्यों चर्चा में रहा, चैटबिल उत्तराखंड क्यों चर्चा में रहा, हिमाचल प्रदेश का बिलासपुर क्यों चर्चा में रहा, हिमाचल प्रदेश बिलासपुर, और उरी जम्मू कश्मीर क्यों चर्चा में रहा है अभी हाल ही में। इसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब इसी क्वेश्चन को यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या दे रहा है, हाल ही में
निम्नलिखित व्यक्ति चर्चा में क्यों है? शब्द सीमा 30 वर्ड में दे रहा है। उर्जित आर पटेल क्यों चर्चा में थे? पुष्प कमल दहल क्यों चर्चा में थे? इरोम चानू शर्मिला क्यों चर्चा में थी? दिलीप बाबा साहेब भोसले क्यों चर्चा में थे? और उसके बाद से अनुराग ठाकुर जी जो हैं ये क्यों चर्चा में थे? तो इन लोगों के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पे भाभरा मध्य प्रदेश हो गया, बिलासपुर हिमाचल प्रदेश हो गया, उरी जम्मू कश्मीर हो गया, उसके बाद से चित्रकूट हरियाणा में हो गया, चक्री डारा, और उसके बाद से उत्तराखंड का ये हो गया कि क्यों ये लोग चर्चा में रहे। और यहाँ पे नाम दे दिया, उर्जित पटेल क्यों चर्चा में थे? पुष्प कमल दहल क्यों चर्चा में थे? फिर से चानू श्रीमाली क्यों चर्चा में थी? फिर दिलीप बाबा साहेब भोसले क्यों चर्चा में थे? अनुराग ठाकुर क्यों चर्चा में थे? तो यहाँ से इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देख सकते हैं आप कि जब मैंने 2018 का पेपर करवाया था उसमें भी एज यूजुअल ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था, जो करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछा गया था। आप उसको देखना ना भूलें, क्योंकि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आप ही लोगों के लिए सेशन लाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, जो लास्ट इस सेशन का क्वेश्चन है। क जनपदीय न्यायालय प्रणाली के अनुसार प्रत्येक जनपद में कितने प्रकार के न्यायालय होते हैं? इनके नाम बताइए तथा इनके अधिकार क्षेत्र को संक्षिप्त में वर्णित कीजिए। कौन कौन से न्यायालय होते हैं मीन्स की जनपद में, उसके न्यायालय का नाम बताइए और संक्षिप्त में वर्णन करने का काम करना होगा। वो वाले में पूछ रहा है, निम्नलिखित कथनों को किसने कहा है? किस किस के द्वारा कौन कौन सा कथन कहा गया? जैसे 1857 की क्रांति सैनिक विद्रोह न होकर एक वास्तविक राष्ट्रीय क्रांति थी, ये किसके द्वारा कहा गया था? ये कौन उस समय महानुभाव थे जिनके द्वारा ये बात कही गई थी? इनकलाब जिंदाबाद किसके द्वारा कहा गया था? कौन सा महान आदमी था जिसके द्वारा ये इनकलाब जिंदाबाद कहा गया था? फिर थर्ड जो है, अभिमान के साथ घोषणा करो कि हम भारतीय हैं और प्रत्येक भारतीय हमारा भाई है, ये किसने कहा था? फिर स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर के रहेंगे, ये बात किसके द्वारा कहा गया था? जो पांचवा है, यदि देश के विभाजन होता है तो मेरी लाश पर होगा, ये बात किसके द्वारा कही गई थी? इन सभी लोगों के नामों को आपको यहाँ पे दर्शाना होगा, जो कि नॉर्मल आपके एग्जामिनेशन में अक्सर पूछे जा सकते हैं। देखिए ख पॉइंट में क्या दे रहा है, निम्नलिखित के विषय में संक्षिप्त विवरण दीजिए। 40 वर्ड में आपको लिखना है। जैसे यूजी 99 के बारे में आपको लिखना है, ईश्वरीकरण के बारे में आपको लिखना है 40 वर्ड में, आईपीसी के बारे में आपको 40 वर्ड में लिखना है, सीआरपीसी के बारे में 40 वर्ड में, और डीएनए के बारे में आपको 40 वर्ड में लिखना है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको 40-40 वर्डों में लिखना है। यहाँ पे जो भी है ये सारा क्वेश्चन यहाँ पे आपको इंग्लिश में यहाँ पे करके दे दिया है। तो दोस्तों ये रहा आपका जो जीएस का पेपर था, वो जीएस के पेपर को मैंने यहाँ पे अच्छे से डिस्कस कर लिया, और ये भी मैंने बता दिया कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में रिपीटेडली पूछ रहे हैं। जब आप प्रीवियस ईयर पेपर दोस्तों सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं तो जो आपका प्रिपरेशन का जो लेवल होता है वो एक स्टैंडर्ड बढ़ जाता है, और जब आप स्टैंडर्ड को बढ़ा करके अपने पेपर को देने जाते हैं तब आपका जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है वहाँ पे और भी हाई हो जाता है। और जब आप आंसर को लिखते हैं तो आंसर में निखार आती है, और जो एग्जामिनर होता है हमारे आंसर के निखार को ही देखना चाहता है कि क्या बच्चे ने वाकई में इस चीज़ को गहराई से महसूस किया है कि नहीं किया है। अगर उसने गहराई से महसूस किया है तो जाहिर सी बात है उसके आंसर में सारी बातों को देखने को मिलेगा, उसने स्मार्टली वर्क किया है कि नहीं किया है। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और दोस्तों इसी के बाद जो यूपी पीसीएसजे जो मेन एग्जामिनेशन का जो पेपर फर्स्ट है, जिसको हम लोग सब्सटेंटिव लॉ कहते हैं, उसका भी वीडियो अभी इसी के जस्ट बाद अपलोड होने वाला है, आप उसको भी देखना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को वॉच करने के लिए। थैंक यू।